भरतपुर की समझदारी को सादर पड़ा। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त यश अग्रवाल आज जनसंवाद के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये देश इतना सशक्त हो गया है कि एक जगह बैठ के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद कर सकते हैं। आज का जो मूल मुद्दा है, पहले तो ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 25 नवंबर 2023 को भरतपुर में और राजस्थान में मतदान होने जा रहा है। पहले तो मैं सभी वोटरों से जो अब पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं, उन सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपना नाम मतदाता सूची में आप सुनिश्चित करें कि वो आ गया है, क्योंकि ये मतदान का जो अधिकार है, इस अधिकार के माध्यम से ही आप अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार पाते हैं। और अगर वो अधिकार आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके एक वोट के अभाव में भी ऐसा हो सकता है कि गलत व्यक्ति चुन। तो उन्हें आप सभी युवाओं से, दोस्तों से, मित्रों से, भाइयों से निवेदन है कि अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करें कि आ गया हो, नहीं आया हो तो उसे डलवाने की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से चालू करें। अब बात करते हैं क्षेत्र की। इस आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन से बातें होनी चाहिए जिन पर वोट डालने से पहले हमारी निगाह, हमारी सोच होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम अपना जनप्रतिनिधि चुनें। आज बात होती है कि जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि आपने पिछले चुनाव में अपने लिए चुने थे, वे चुनावी दौर में, चुनावी मौसम में घर घर जाकर लोगों से मिलने का काम करते हैं, उनको लुभाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनका उन्होंने अपमान किया होता है इन 5 सालों में, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। क्या वास्तविकता में इन 5 सालों में उन्होंने उन व्यक्तियों की कदर करी, या सिर्फ उनके लिए वो व्यक्ति एक वोटर है? क्या आपके क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ, या आपके क्षेत्र का विकास आने वाले 5 साल में मैं करूंगा, ये एक चुनावी वादा है? क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 5 साल का कार्यकाल किसी भी जनसेवक, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कम नहीं। 5 साल का कार्यकाल आपकी दिशा, आपकी प्रगति की तरफ जो आपकी दिशा है, उसको लोगों के बीच में रखना। वो एक हमारे पूर्वजों की कहावत है कि पूत के पांव या कपूत के पांव पालने में दिखे। इन 5 सालों में जितनी घोषणाएं भरतपुर में वर्तमान सरकार या जनप्रतिनिधि द्वारा की गई, क्या वो घोषणाएं वास्तविकता में धरातल पर हमें दिख रही हैं, या वो सिर्फ एक घोषणाएं बनकर कागजों में घूम रही? क्योंकि 9 साल पहले तक
आम जन के अंदर एक आम धारणा थी कि कांग्रेस सरकार में जब जब घोषणाएं हुई वो जाने कितनी बार कागजों में ही होके रह गई। जो अधिकारी, जो जनप्रतिनिधि उससे लाभान्वित हुए वो होते रहे और कागज पर ही योजनाएं बार बार दरअस्तूर एक नए विकल्प के साथ भरती रही। धरातल पे कुछ भी नहीं था और वादों में भंडार भरा हुआ। तो हमें वादों का भंडार नहीं देखना है, हमें वास्तविकता में देखना है कि धरातल पे काम। आज सुबह की एक घटना है, एक कार्यकर्ता के दादाजी आरबीएम हॉस्पिटल में एडमिट थे। 9 बजे डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें पेशाब की थैली कैसे देर लगेगी इसके अंदर। उन्होंने तुरंत कंपाउंडर को कहा कि आप इसमें व्यवस्था करिए। 12:30 बजे उस कार्यकर्ता का मेरे पास फोन आया, भैया हम 2.5 घंटे 3 घंटे से कंपाउंडर के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा हो सकता है कार्यकर्ता भावुकता में आके बात कर रहा हो, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वहां चला। वहां जाके जब मैंने देखा, मैंने उस कंपाउंडर से बात करी तो पता चला कि 30 बेडों के ऊपर उस समय खाली एक कंपाउंडर और एक चीफ ऑफिसर वहां पर थे। और कंपाउंडर का कहना यह था कि जो नई भर्तियां आती हैं हम पहले उन्हें देखते हैं फिर पुरानों को देखते हैं। अब आप लोग खुद कल्पना करिए कि जहां भरतपुर के विधायक और राज्य मंत्री बड़े बड़े टीवी चैनलों के इंटरव्यू पे जब ये बात कहते हैं कि मैंने भरतपुर को 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटलों जैसी अस्पताल सुविधा दी, वहां पर अगर आप बालकनियों में जाके देखेंगे तो वहां पीक पड़ी हुई है। वहां पर 2 लिफ्ट लगी हुई हैं जिसमें से अधिकतर एक लिफ्ट खराब रहती है। आज हम जब वहां गए तो एक लिफ्ट चालू थी, वहां वैसे ही बहुत भीड़ थी। हमने कहा जो मरीज हैं उनको मिलना चाहिए। 3 मंजिल हम पैदल चल के ऊपर गए और जब हम सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे तो जगह जगह दिख रहा था कि किस तरीके का गंदगी का वातावरण उस हॉस्पिटल में है। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि वहां काला चश्मा पहन के जाते हैं। वो वास्तविकता को या तो देखना नहीं चाहते या अपनी बातों के भंडार से लोगों को गुमराह करते हैं। आज जरूरत है हमें सच समझने। आज ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियां जो इन पिछले 4 महीनों में हमने आपको दिखाई, मुझे कल्पना से बाहर है ये बात कि आज आजादी के अमृतकाल को जहां मना रहे हैं वहां आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी मूलभूत सुविधा के अभाव में आज वो सीमित है इस बात तक कि मेरे घर में पीने का पानी, मेरे गांव में नाली की व्यवस्था, मेरे पोखरों की 4 दीवारी, मेरे बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल, ये मिल जाए तो मैं इसे विकास कह दूंगा। मेरा मानना यह है कि आजादी के 75 साल बाद ये मानव मूलभूत सुविधाएं हमारे को तुरंत प्रभाव से मिल जाए। अब बहुत से समर्थक इस बात का सवाल उठाते हैं, 3 बार भरतपुर में विधायक बीजेपी के थे, तब क्यों नहीं हुआ? भरतपुर के जो विधायक बीजेपी द्वारा थे उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए वो उन लोगों के सामने, तभी उन्होंने 3 बार होना चाहिए। और जब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई तब उन्होंने परिवर्तन किया। और जो बीजेपी के विधायक थे वो कभी मंत्री नहीं थे, उनकी एक सीमित शक्तियां थी। परंतु आज ये भरतपुर का सौभाग्य था कि भरतपुर में
कांग्रेस गठबंधन सरकार का जो विधायक बना उसको मंत्री बनाया गया। उनको गहलोत जी का सबसे नजदीकी मंत्री कहा गया इन पूरे 5 साल के कार्यकाल। उसके बावजूद भी वो क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ काम नहीं कर पाए जिससे यहाँ के क्षेत्र के लोग कहे कि वो लाभान्वित। जितने भी विकास कार्य इस बीच में हुए उन सब में घोटालों की बड़ी फाइलें खड़ी हो गई। कुछ चुनिंदा लोगों के माध्यम से उन कार्य को कराया गया। चुनिंदा कंपनियों के माध्यम से माल खरीदा गया। आज ये CFCD की बात मंत्री जी करते हैं तो CFCD प्रोजेक्ट की शुरुआती जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो 74-75 करोड़ की थी। उसमें संशोधन करके उसे 200 करोड़ का कर दिया गया और 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर 150 करोड़ का लोन लिया गया। और आज की परिस्थिति में वो 374 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। आप कैसे अब तक के अपने साथ लेके बैठे हुए थे जिन्होंने उस प्रोजेक्ट को बनाया। कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनता है किसी भी सरकार का तो उसका पहले विश्लेषण किया जाता है, उसके खर्चे निकाले जाते हैं, उसके आधार पर उसका प्रोजेक्ट बनाया जाता है और उस प्रोजेक्ट के आधार पर काम होता है। 150 करोड़ का लोन जो आपने नगर निगम को गिरवी रख के लिया, एक तरफ नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन मिलना मुश्किल है, अब हर तिमाही 3-3.5 करोड़ का ब्याज देना पड़ेगा। वो पैसा आप कहां से लाके देंगे मंत्री जी, इस बात का जवाब। आपने जो 200 करोड़ की स्वीकृति राजस्थान सरकार के बजट में भरतपुर CFCD के लिए दिलवाई थी, उसमें से मात्र अभी तक 5 करोड़ क्यों आए, आप इस बात का जवाब। आपने जिन जिन इमारतों पे शिलापट्टी लगवाई है, लोकार्पण किए हैं, उनमें कितनी इमारतें पूर्ण रूप से 100% पूरी हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए। जिन कॉलोनियों में जल भराव एक समस्या थी वहां आपने CC रोड पड़वा दी और सड़कों के नीचे जो भरत होना था वो भरत नहीं हुआ, इसका जवाब दीजिए क्यों नहीं कराया। ये इसलिए नहीं कराया गया कि CC रोड का बिल पास नहीं होगा तो कमीशन नहीं बन सकता। जो मिट्टी भराव का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देगी। आज भरतपुर में 103 साल पुराना ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी मेला, आज वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो वेटनरी कॉलेज के लिए जमीन दी। उसके अलावा भरतपुर में बहुत सारी वैकल्पिक जमीनें थी जहां पर ये बन सकता था। तो ऐसा कौन सा कारण था कि आपने भरतपुर के इतिहास के साथ, भरतपुर के जो धरोहर है उनके साथ आपने छेड़खानी की? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आज भरतपुर के युवाओं का आपने कहा था हम रोजगार दिलवाएंगे। कितने युवाओं को आपने रोजगार दिलवाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने भरतपुर के युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए आपने ऐसे कौन से अवसर पैदा किया, मुझे वो बताइए। ऐसा कौन सा कारण था भरतपुर में कि जो भरतपुर का प्रशासन था वो स्थायी नहीं हो पाया इन 5 सालों में? क्या कमी थी उन अफसरों के अंदर जो उनके तबादले कर दिए गए? क्योंकि जब कोई अफसर आता है उसको एक क्षेत्र को समझने में समय लगता है। जब तक वो क्षेत्र को समझता है उससे पहले उसका तबादला हो जाता है। क्यों भरतपुर में इतना अपराध बढ़ गया? क्यों भरतपुर में इतने खुलेआम गोलीबारी चलने लगी? क्यों राजस्थान में हमारे युवाओं के पेपर लीक हुए? क्यों हमारी महिलाओं के संग हमारे क्षेत्र में और राजस्थान में इतना उत्पीड़न हुआ? क्यों हमारी बहन बेटी अपने आप को असुरक्षित समझने लगी?
ये सवाल हमें अपने नेतृत्व से पूछना पड़ेगा, जिसको हमने आज से 5 साल पहले चुना था। आज हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आरोप कोई भी हमारे पर कुछ भी लगा सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है, यूपी जब तक वहां क्षेत्रीय पार्टियां अपना वर्चस्व बना के रखती थी, तब गुंडागर्दी वहां पर भी पराकाष्ठाएं पार करती थी। जब मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई गई, इन 6.5 सालों में पुलिस वाले भी वही हैं, वर्दी भी वही है, लाठी भी वही, पर अपराधी चले गए। क्यों? क्योंकि नेतृत्व प्रतिबद्ध है, क्योंकि नेतृत्व तय करता है कि हमारे समाज में सुरक्षा का जो भाव है वो कैसे विकसित किया, कैसे हमारे समाज में एक आम जन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। उसके लिए जितनी कठोर कार्रवाई वो कर सकते थे उन्होंने की, क्योंकि बिना डर के अनुशासन नहीं कायम किया जा सकता। अपराधी को इस बात का डर होना जरूरी है कि अगर वो अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन जो सरकार, जो राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार, खुद अपराधों, घोटालों में, पेपर लीक जैसे मामलों में लिप्त है, वो कैसे इनका अनुशासन कायम कर सकती? अब ईडी की रेड पड़ रही है तो जनता को गुमराह किया जा रहा है, चुनाव हो रहे हैं इसलिए भाजपा द्वारा ये ईडी की रेड कराई जा रही है। ईडी की रेड किसी पार्टी के दबाव में नहीं, आपके कर्मों के आधार पर पड़ रही है। और ये अभी इसलिए पड़ रही है जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकारी दखलंदाजी, जो सरकार की दखलंदाजी है, वो सरकारी विभागों से निष्क्रिय हो जाती है, तब स्वतंत्र जांच हो पाती है, तभी ये एजेंसियां अपना काम स्वतंत्र तरीके से कर पाती। जब सत्ताधारी पार्टी पावर में होती है तो वो इनको जांच करने नहीं देती, वो जांच में सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आज अधिकारियों के अधीन है सरकार, इस टाइम किसी भी पार्टी का कहीं पे भी कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती, तो स्वतंत्र भाव से जब काम कर सकते हैं तभी वो कार्रवाई होती है। गहलोत जी ने अभी एक बयान दिया कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, फिर अगले दिन यूटर्न ले लिया। फिर माउंट होटल जयपुर, कौन नहीं जानता वो गहलोत जी के परिवारजनों का है। इन बातों में जितना हम जाएंगे हम अपने आप को मुद्दों से भटका लेंगे। ये काम एजेंसियों का उन्हें करने देना चाहिए। और ये बात मैं बताना चाहूंगा सबको कि ईडी की सक्सेस रेट 99% की है। बिना आधारों के ईडी जैसी एजेंसियां किसी पे हाथ नहीं डालती। जहां संदिग्ध है वहीं पुलिस पहुंचती है, जहां बेईमान है वहीं कार्रवाई होती है। हम सब को जागरूक होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा अपने बचाव में। ये जनता के सामने जो झूठे आंसू रोते हैं, पहले भ्रष्टाचार करते हैं, हमारे युवाओं को रोते हैं। जन जीवन मिशन के माध्यम से केंद्र सरकार से जो मदद राज्य सरकार को दी गई, वो पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया राजस्थान सरकार ने इन 5 सालों में। ये वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए।
अब लोग सवाल करते हैं कि आप 4 महीने पहले आए, आप अब तक कहां थे। मैं उन लोगों से इतनी बात पूछना चाहूंगा कि जब आदमी 5 साल, 6 साल, 10 साल इन जुर्मों को सहन कर ले, उसके बाद ही उसे आना चाहिए, या जब उसको लगे कि अब मौका है लोगों को जागरूक करने का, अब सही समय है लोगों को जागरूक करने का, तब उन्हें तुरंत प्रभाव से आ जाना चाहिए। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। कौन कब आया ये मुद्दा नहीं, कौन आधारों के आधार पे बात कर रहा है और कौन बेबुनियादी बात कर रहा है, ये समझना जरूरी है। आज हम किसी भी जगह जाते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी भी स्तर पर, मैंने किसी से भी ये बात नहीं कही कि मैं कोई प्रत्याशी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं आज के टाइम में जो लोगों के बीच में जा रहा हूं वो एक जागरूकता को लेके जा रहा हूं, एक विश्लेषण लेके जा रहा हूं कि पिछले 9 सालों में जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जिससे आज हमारे देश का गौरव बढ़ा है, जिससे हमारे किसानों को सम्मान मिला है, हमारे महिलाओं को सम्मान मिला है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से इलाज की व्यवस्था हुई है गरीब लोगों की, चाहे कोविड में जो लोग असहाय हो गए तो उनको भोजन वितरण की बात की जाए, चाहे हमारे युवाओं को कौशल विकास योजना के माध्यम से शिक्षित करने की बात की जाए, हर फ्रंट में मोदी जी ने एक सशक्त नेतृत्व के साथ काम किया है और लोग लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को घर पहुंचाए गए, हर घर शौच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर में शौचालय पहुंचाए। जिस देश में विदेशी आके हमारी गंदगी की फोटो खींच के हमारा मजाक उड़ाते थे, वहां स्वच्छ भारत अभियान को छेड़ के उन्होंने देश में हमें जागरूक किया कि हमारे देश के लिए स्वच्छता कितनी जरूरी है। जहां पर घर में बेटों को लेकर एक बहुत ज्यादा लगाव रहता था कि हमें बेटा ही चाहिए, गुण हत्या की जाती थी हमारी बेटियों की। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से हमारी बेटियों को सशक्त बनाया गया। आज वो बेटियां हमारे देश का गौरव बढ़ा रही। सेना में लीजिए, विज्ञान के विषय में लीजिए, हर जगह हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ाने का काम। और वहां कांग्रेस के एक मंत्री कहते हैं कि राजस्थान तो पुरुष प्रधान राज्य। इस सोच देखिए आप, ये सही चेहरा दिखाती है कांग्रेस का। इन्होंने हम पे राज किया, इन्होंने हमारी सेवा नहीं करी। ये राजनीति में हमें सामाजिक रूप से विभाजित करके रखा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज लेके आए। आजादी के बाद इसको सींचने का काम कांग्रेस ने किया। इन्होंने हमें एकजुट होने ही नहीं दी, क्योंकि जातिगत आधार पर जब हम बटे हैं तब इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती हैं। और यही कारण था कि आजादी के 55 साल तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें तक नहीं बनाई गई। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई और देश के हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा।
कांग्रेस का नेतृत्व सिर्फ परिवार तक सीमित है। अभी हमें समझना पड़ेगा, जब भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करती है तो क्यों करती है। आज व्यक्ति अगर प्रबल होता है तो व्यक्ति के साथ जो सोच मर जाती है, लेकिन अगर संगठन किसी सोच को आगे करता है तो उसमें व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन संगठन अपनी सोच के संग स्थायी रहता है। नए लोग आते हैं, नई युवा पीढ़ी आती है, नया उसके अंदर विस्तार होता है, नया आधुनिकीकरण होता है, नई सोच पनपती है और देश की जो विकास यात्रा है वो प्रबलता से हम आगे बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि संगठन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है वो इसलिए है कि व्यक्ति रहे ना रहे, विकास, देश की जो विकास यात्रा है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। अब कुछ सवाल लोगों के आए हैं। कब्रिस्तान की जमीन को अपने निजी स्वार्थ हेतु बेच दिया गया। खाली कब्रिस्तान की जमीन को नहीं बेचा, बहुत सी जमीनों को बेचा गया। और अभी आप सभी के आशीर्वाद से 25 नवंबर को जो मतदान होगा और 3 तारीख को जब आप सभी के जन समर्थन से, आपकी आशाओं की, आपके विश्वास की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी, तो इन सब भ्रष्टाचारियों की फाइल खोद के निकाली जाएगी। और तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में भ्रष्टाचार हुआ कितना। अभी तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे संज्ञान में आती है, वो हम आपसे बता देते हैं। जब सरकार में आएंगे, जब फाइलें खोली जाएंगी, तब आपकी कल्पना से परे हो जाएगा क्यों राजस्थान 7 लाख करोड़ के कर्जे में चला गया। इन्होंने मुफ्त की रबड़ी बांटने के चक्कर में राजस्थान की जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो खुले हाथों से उड़ाया। इस बात पे मैं सबको समझाना चाहूंगा कि जो लोग इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि सरकार ने हमें मुफ्त में ये दिया, कांग्रेस सरकार ने हमें मुफ्त में ये दिया, आपको कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं मिली। वो आप ही के पैसे से आप ही को दे रहे हैं, और जब उससे वित्तीय घाटा बढ़ जाता है तो आपसे अलग अलग रूप में वो पैसा वसूला जाता है। एक तरफ ये सरकार कहती है कि हमने बिजली की 200 यूनिट माफ कर दी। पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली है ही नहीं, नामात्र है। दूसरी बात, जो बिजली आप दे रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली है। सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान सरकार ले रही है बिजली के ऊपर। 12 बार सरचार्ज इन्होंने बढ़ाया। हमें नहीं चाहिए फ्री की बिजली, आप 25,000 रुपए हमें बिजली दे देते। आज किसानों को एक तरफ तो आपने वादा खिलाफी के माध्यम से उनकी जमीनें कुर्क कर दी, दूसरी जो सबसे बड़ी चोट है वो सिंचाई के समय पानी की होती है जिसमें इंजन लगते हैं। पूरे देश में सबसे महंगा डीजल हमारे किसानों के लिए कहीं है तो वो राजस्थान में। अगर आपको वास्तविकता में उनके लिए कुछ करना था
तो केंद्र सरकार का जो टैक्स है ईंधन के ऊपर, वो पूरे देश में एक बराबर है। राजस्थान में अगर पेट्रोल डीजल महंगा है तो वो आपकी वजह से है, आपकी सरकार की वजह से है। आप उसको कम कराते तब हमारे किसान लाभान्वित होते। अभी गहलोत जी ने 2 दिन पहले कुछ नई घोषणाएं करी हैं। साथ परिवार की हर महिला मुखिया को साल में 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000 रुपए मिलेंगे, अभी तक क्यों नहीं मिले? 5 साल आप ही थे। आप वोट खरीदना चाहते हैं, आप लालच देना चाहते हैं। आप 5 साल से आपने 10,000 का जो राशि है अभी तक क्यों नहीं दी? अभी तो आप ही की सरकार चल रही थी। ये सब चुनावी वादे हैं। जैसे हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ, अब हमारी महिलाओं के साथ धोखा होने जा रहा है। आप 5 साल में महिलाओं को सुरक्षा तो दे नहीं पाए, अब उनका वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपए का एक लालच दे दी। अगर इस देश में सबसे झूठी सरकार आज तक कोई बनी है तो वो कांग्रेस की सरकार बनी है। सबसे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर घोटाले किसी सरकार में हुए हैं तो वो कांग्रेस के कार्यकाल में। इतिहास उठा के देख लीजिए। सरकारी कॉलेज में विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप, टैब। ये आप समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं? हमारे युवाओं को फिर भटकाना चाहते हैं। 5 साल में रोजगार दे नहीं पाए, पेपर सारे बेच दिए। अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक वीडियो हमने चलाया था, उसमें देखिए थे किस तरीके से उन्होंने विद्यार्थियों को धक्का मार के अपने घर से निकाल दिया कि तुम्हारे पास कोई और काम ही नहीं है। अरे जिनके पेपर आप बेच खाए भाई, वो नौकरी मांगने तो आप ही के पास जाएंगे। 500 रुपए में 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मिलेगा गैस सिलेंडर। मतलब ये पैसा एक तरफ सरकार वित्तीय घाटे में है और दूसरी तरफ ये योजनाएं के लालच पे वापस सरकार बनाने। आप देखिए ये कितने डरे हुए हैं। इन 5 सालों में जो घोटाले इन सरकार की तरफ से किए गए हैं, जितना महिला उत्पीड़न, जितने घोटाले, जितने पेपर लीक जैसे मामले, पराकाष्ठाएं पार कराई हैं इन्होंने, अब उसके ऊपर ही डर गए क्योंकि इन्हें मालूम है कि अब सरकार, कांग्रेस सरकार को कोई वोट देने वाला नहीं बचा। इस तरीके से ये चुनावी जो प्रलोभन है, जो चुनावी राबड़ियां हैं, ये बांटने लग रहे हैं। इनका कोई आधार नहीं है, बट बातें हैं। जमानी जमा खर्च का कोई पैसा नहीं लगता। प्रदेश के विद्यार्थियों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। ये मूलभूत अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है हमारे हर बच्चे को। अभी तक क्यों नहीं खोले गए? इन 4 महीने के बीच में जब हमने आपको ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल की हालत दिखाई तो मुझे तो रोना आया, आपको आया नहीं आया मुझे नहीं पता, कि स्कूलों में जल भराव हो रखा है, तालाब बने हुए हैं स्कूल, बच्चों को खिड़की दरवाजों से घुसना पड़ रहा है। ये स्थिति थी और तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे भरतपुर के थे और उस गांव में उनका कहना यह था क्योंकि इस गांव से मुझे वोट नहीं मिला तो मैं यह विकास क्यों कराऊं। ये बदले की राजनीति करी गई इन 5 सालों में भरतपुर में। प्रतिकट आपदा, प्राकृतिक आपदा के नुकसान होने पे परिवार को 15 लाख का फ्री बीमा होगा। अभी तक क्यों नहीं कराया आपने? इन 5 सालों में कोई बीमा कंपनियों में ताले तो नहीं लगे हुए थे? या हाथ से आज होने चालू तो नहीं हुए? और जो आपके कार्यकाल में आपराधिक घटनाओं से जिन लोगों की क्षति हुई है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, पहले आप ये बता दीजिए।
कल ही हमारे एक व्यापारी बंधु बयाना में उन्हें गोली मार के हत्या कर दी गई। क्या मदद करी आपने उनकी? सिर्फ वादे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। पशुपालकों को 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, जैविक खाद बनाई जाएगी। ये ख्याल इन 5 सालों में नहीं आया आपको? गाय ने गोबर देना कोई आज चालू थोड़ी किया है। किसान पशुपालन से दूर कुछ आज थोड़ी हो रहा है। उसकी समस्या निरंतर है, पर क्योंकि चुनाव में आपको कुछ ना कुछ नया देना होता है लोगों को गुमराह करने के लिए, तो ये मुद्दे निकाल लाते हैं। आज पशुपालन योजना देखनी है तो आप योगी जी को देखिए। आज मथुरा वृंदावन यूपी में जितनी गौशालाएं खुली हैं उनका विस्तार देखिए, उनको गवर्नमेंट क्या सहायता करती है वो देखिए। आपने जब आप मंत्री बने थे, आप विधायक बने थे, तब आपने पहले इंटरव्यू में वादा किया था कि यहाँ के लोगों की समस्या है आवारा पशुओं की, उनके लिए हम निष्कारण करेंगे। कितने पशु आपने भरतपुर से दूर करा दिए, वो आंकड़ा जारी कर दीजिए। कितने ऐसी गौशालाएं आपने बनवा दी जहां पर आपने आवारा पशुओं को संरक्षित करने का काम किया हो, ये हमें बता दीजिए। सिर्फ गुमराह करने से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करने से काम चलेगा। सरकारी कर्मियों के लिए लागू होगी ओपीएस कानून। जब चुनाव आते हैं तो इस कांग्रेस सरकार 5 साल तो भ्रष्टाचार के माध्यम से, घोटालों के माध्यम से पैसा समेटने में अपना ध्यान लगाती है, और चुनाव आते ही इस बात के लिए लग जाती है कि अब क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं है, जो कुछ काम हुए वो भी घोटालों के लिए हुए हैं, तो अब वोटर के सामने वोट कैसे मांगने जाए। तो इस तरीके की योजनाएं निकाली जाती है गुमराह करने के लिए। मेरा सबस सरदारी से निवेदन है, अब जरूरत है भरतपुर के विकास के लिए हमारा खुद का समझदार होना, अपने विवेक से सोचना कि आने वाले भरतपुर का अगर हम विकास चाहते हैं तो वो विकास का जो रोड मैप है वो किस सरकार के पास है, ऐसा कौन सा नेतृत्व है जिसने इन 9 सालों में देश ने जितनी तरक्की करी, चाहे वो विश्व पटल पर हो, चाहे रोड नेटवर्क के माध्यम से हो, चाहे हमारी सेना का सशक्तिकरण हो, चाहे हमारे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे किसानों की किसान सहायता निधि के माध्यम से हो, चाहे कौशल विकास योजना के माध्यम से हमारे युवाओं का हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान से एक स्वच्छता मुहिम छेड़ने की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से हमारी बेटियों को संरक्षण, हम उनको सम्मान दिलाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमारे गरीब परिवारों को घर देने की बात हो, छत देने की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हमारे युवाओं को नए रोजगार के अवसर देने की बात। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही है जो इस दिशा में इस देश को पूर्ण गति से आगे ले जाने का काम कर रहा है। और यही कारण है, आप देखिए जो क्षेत्रीय पार्टी एक दूसरे को कभी गालियां दिया करती थी, उन सबको एकजुट होना पड़ा एक शक्ति से लड़ने के लिए, क्योंकि पहले लोगों के पास एक दूसरे की आलोचना करने के लिए कुछ होता था।
ये पहली बार ऐसा हुआ 9 साल में केंद्र में ऐसी सरकार आई जिसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अब इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ बाहर बैठ के उस काम करने वाले नेतृत्व को ये आलोचना कर सकते। आज इस देश हित में, इस समाज हित में जरूरी है हम एकजुट हों, इस समाजवाद को अपने अंदर से हटाएं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास करके पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्थापित करें और राजस्थान को और इस देश को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर करने में अपनी भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त यश अग्रवाल। सादर प्रणाम।